Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Javwal and welcome to my lecture series. So this is another lecture और हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ के बारे में बात किया था और लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेपन ट्रीटीज़, जिसमें आपका रिसेंटली जो जनवरी 2021 में साइन हुआ है दैट इज़ योर न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी. और हमने NPT के बारे में पढ़ा, CTBT के बारे में पढ़ा और इंडिया जो इनमें से किसी भी ट्रीटी का पार्ट नहीं है हमने उसके बारे में पढ़ा और वाई इंडिया डिड नॉट साइन द न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी उसके बारे में भी हमने पढ़ा. सो आज का लेक्चर इज अनदर लेक्चर ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं ऑन डिफरेंट ग्रुप्स एंड ट्रीटीज. सो फर्स्ट जो आज हम बात करेंगे दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी और हम किसके बारे में बात करें, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात करें. सो दिस एजेंसी प्राइमरीली टॉक्स अबाउट द एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी का मतलब हो गया कि हम किस तरीके से पीसफुली, बिकॉज जैसे आपका जो न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी था उसमें भी यही कहा गया है कि अगर कभी भी इफ एट ऑल इट हैपन्स कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं अगर वो एक दूसरे के साथ एक न्यूक्लियर वॉर में आ गई, एक एटॉमिक वॉर में आ गई, तो इट विल लीड टू एंड ऑफ ह्यूमैनिटी. सिमिलरली जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी इसी के बारे में बात करता है कि हमको जितना हो सके पीसफुली यूज़ करना है न्यूक्लियर वेपन्स को और अर्ली डिटेक्शन करना है. ये नहीं करना है हमको कि हमने पहले बोल दिया कि ठीक है नहीं होगा, एक बारी जब कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद हम उसके बारे में बात करने लगे. सो इट टॉक्स अबाउट द अर्ली डिटेक्शन ऑफ इट्स मिसयूज, कि मिसयूज होने के बाद नहीं, मिसयूज होने से पहले ही डिटेक्ट करना है. एंड इट इज़ जो ये एजेंसी है जो इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन द न्यूक्लियर वेपन्स एंड एटॉमिक एनर्जी. नाउ ये प्राइमरीली फोकस करती है एटॉमिक एनर्जी पे, इसीलिए इस जो एजेंसी है उसका अदर नेम क्या है, एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ इट ऑल दे आस्क यू कि एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एजेंसी के बारे में बात करें, सो इट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक न्यूक्लियर एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. अब इट इज़ एन ऑटोनॉमस एजेंसी, कहने का मतलब ये हो गया कि ये UN के अंडर नहीं आता है, लेकिन ये अपने रिपोर्ट, ये किसको रिपोर्ट करता है, इट रिपोर्ट्स टू दैट इज UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एंड क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करें, तो ये किसको रिपोर्ट करेगा, इट विल रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और ये दोनों ही क्या हैं, इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के. UNGA और सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए जिन लोगों को नहीं पता है, आई विल रिकमेंड गो ऑन टू माई लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2. उसमें हमने डिटेल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी बात की और लेक्चर नंबर 2 में हमने बाकी के जो ऑर्गन्स हैं दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके बारे में हमने बात किया है. Fine. So this agency reports to who? It is autonomous, not under United Nations, but it reports to UNGA and Security Council. And because it is atomic energy के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम इसको Atoms for Peace Organization भी कहते हैं. Very importantly, where are the headquarters? The headquarters are at Vienna. सो आप ये याद रखें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हेडक्वार्टर्स इसके वियना में है. और ये एजेंसी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, NPT का. जिन लोगों को NPT के बारे में नहीं पढ़ा है, गो ऑन टू द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने डिटेल में NPT के बारे में पढ़ा है, विच स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, वे आर द हेडक्वार्टर्स, द हेडक्वार्टर्स आर एट वियना. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टुडे इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब वर्ल्ड, पूरी दुनिया के किसके बारे में बात हो रहा है, ट्रेड, व्यापार के बारे में. सो ऑब्वियसली ये किसके बारे में बात करता है, इट इज अ ग्लोबल सिस्टम. ग्लोबल क्यों, क्योंकि वर्ल्ड है, किसका सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल्स. तो जो भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उनके बारे में बात करता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस. यही जो है रूल्स फिक्स करता है. एंड
एक्ट्स एज अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग। अगर कभी भी ट्रेड में डिस्प्यूट्स हो जाए, ट्रेड एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स आ जाए, तो उसमें विच ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एक्शन? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट इट इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो ट्रेड के साथ डील करता है। फाइन, अब ये तो बात करता ही है ट्रेड के बारे में। इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और है, दैट इज कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट किनको प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1995 में। नाउ हेडक्वार्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो एक ऐसा इट्स लाइक ट्रिक जैसा ही समझ लो कि इफ़ एट ऑल आपको कोई यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ जाए एंड कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ जाए, तो इफ़ आपको उसका हेडक्वार्टर नहीं पता एंड इफ़ जेनेवा इज़ इन द ऑप्शन लिस्ट, तो आप मोस्टली इट इज़ जेनेवा। लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं होता, बट मोस्टली ऐसा माना जाता है कि आप जेनेवा को टिक कर दो इफ एट ऑल आपको किसी के बारे में नहीं पता तो इसका हेडक्वार्टर्स का है। द हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कब बना था ये? एस्टैब्लिश्ड इन 1995। नाउ इसके कितने मेंबर्स हैं? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज 164 मेंबर्स, जिसमें से अफगानिस्तान एंड लाइबेरिया आर द लेटेस्ट टू ज्वाइन। सो आप ये भी याद रखें, 164 मेंबर्स एंड द नेम ऑफ द 2 कंट्रीज और नेशन स्टेट्स जिन्होंने लेटेस्ट इसको ज्वाइन किया है। नाउ इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? अब देखो, वर्ल्ड का डिस्प्यूट है, इतनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, आप किसी एक कंट्री को फेवर नहीं कर सकते। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर अब देखो 2 लोगों में डिस्प्यूट है, आंसर कोई भी जजमेंट आएगा, ऑब्वियसली एक का थोड़ा सा कम फेवर होगा, एक को ज़्यादा फेवर होगा। इट्स नॉट एक्चुअली फेवर, लेकिन कोई भी जजमेंट आएगा उसमें एक हारेगा एक जीतेगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो डिसीजन जो है बिल्कुल फेयर हो और कोई एक डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जिसको सब अबाइड करे। तो इनके केस में हु इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी? द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। सो मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस होता है विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, और एवरीबडी हैज टू अबाइड, जो भी इसके मेंबर्स हैं दे हैव टू अबाइड बाय इट्स डिसीजन। नाउ अभी लेटेस्टली 2020 की अगर हम उसकी बात करें, मीटिंग की बात करें, समिट की बात करें, तो वो कहाँ पे हुई थी? पहली बात तो वो कौन से नंबर की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस था? इट वॉज 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, 12वें नंबर की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और कहाँ हुआ था? अस्ताना 2020 में। सो 2020 वाली कहाँ पे थी आपकी? पहले तो 12 नंबर की थी, 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस थी, और हुई कहाँ पे? अस्ताना में हुई थी। फाइन। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4 कंट्रीज, 4 ऐसी कंट्रीज हैं, उनके रिकमेंडेशन पे 7th of October इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कॉटन डे। तो वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया गया है और 4 कंट्रीज की रिकमेंडेशन या उनके दरख्वास्त पे ये चीज़ की गई है। नाउ अब ये आपको चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी 1995 में इस्टेब्लिश हुई। नाउ अंडर विच एग्रीमेंट इसको कमेंस किया गया था? सो ऑफिशियली इसका जो कमेंसमेंट था इट वाज डन अंडर माराकेश एग्रीमेंट। सो अंडर माराकेश एग्रीमेंट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज कमेंस्ड। फाइन। नेक्स्ट अप वी हैव, अगर हम ट्रेड की बात करें, सो हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? नाउ ट्रेड टॉक्स अबाउट लेन देन, एक दूसरे के साथ जो ट्रेड चल रहा है, डिस्प्यूट्स चल रहा है, वेयर एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक, ये इकोनॉमी के आगे पीछे घूम रहा है। और अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा है, किसी कंट्री ग्रो कर रही है, अब देखो अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, सब में क्या फ़र्क है? सब में उनके इकोनॉमिक स्टेटस का ही फ़र्क है ना। सिमिलरली इकोनॉमिक फोरम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको स्टेट ऑफ द वर्ल्ड उसको इम्प्रूव करना है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव स्टेट ऑफ द world. So this is the main objective of your World Economic Forum. Very importantly, where are the headquarters? Important not to get confused.
The headquarters are at Geneva, Switzerland, whereas the annual meeting, जो हर साल annual meeting होता है, वो होता है आपका डावोस में. सो बहुत आपको कंफ्यूज नहीं होना. अगर पेपर में आपको डावोस आ जाएगा तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर डावोस लिखा के आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वेयर एज जो इसका एनुअल मीटिंग है इट टेक्स प्लेस एट डावोस. नाउ वेयर कब इसकी स्थापना हुई थी या कब इट वाज बीन एस्टैब्लिश? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1971. सो 1995 में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1971 में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड हेडक्वार्टर्स जेनेवा, सेम जेनेवा. ठीक. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कुछ इंपॉर्टेंट की रिपोर्ट्स निकालता है. नाउ इकोनॉमिक है, पैसे के रिलेटेड है, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं. जो भी पैसे के बारे में बातचीत हो रहा है वो किसके रिलेटेड होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही रिलेटेड होगा. लेकिन इसकी एक रिपोर्ट ऐसी है जिसके साथ उसका नाम इसके साथ मैच नहीं करता है. मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू तुक्का भी मारना हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा हो सकता है. यू बी लाइक कि नो, आई डोंट थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैन बी देयर. ठीक है. सो पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द की रिपोर्ट्स. द की रिपोर्ट्स आर नंबर 1 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. कॉम्पीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, आगे बढ़ने की रेस में निकल रहे हैं. ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करता है. नंबर 2 ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, नॉट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट इनके द्वारा. ठीक. अब इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल, पैसे की बात हो रहा है, सो इट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं. सो इट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. अब पैसा तो पेड़ से तो टूट के आएगा नहीं. जो यहाँ पे यूथ है, जो यहाँ पे वर्किंग पीपल है, उनको ही काम करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करके आगे निकलना है. ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई सीड लाना है जिसको हम लगाएंगे फिर एक पैसे का पेड़ आएगा. सो इट इज constructive and efficient use of your human capital and inclusive development index. inclusively अच्छे से हमको जो है डेवलपमेंट करना है, तभी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा एक कंट्री का. नाउ ये सब तो आगे आपके कैपिटल, ट्रेड, डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है. एक आपका इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. तो आपको ये याद रखना है, अगर आपको जस्ट इन केस पेपर में आता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या वो कौन रिलीज करता है, इट इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ये आपको याद रखना है. ठीक. ओके. या अब इसी के ही साथ जो सेंटर है फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो कहाँ पे? इट इज एट सैन फ्रांसिस्को. तो ये भी याद रखना, जो सेंटर बना है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इट इज एट सैन फ्रांसिस्को. और 33rd एडिशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक समिट वो कहाँ हुई है? इंडियाज इकोनॉमिक समिट कहाँ हुई है? 33rd आपका एडिशन, इट वाज एट न्यू दिल्ली. तो आपको ऑप्शन में आएगा न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई, तो आपको याद रखना है इट इज न्यू दिल्ली. ठीक. ओके. नेक्स्ट अप इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है एंड इस पे करंट अफेयर, क्योंकि ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो भी चीज़ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू रीड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड दैट इज FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्शन. नाउ इट टॉक्स अबाउट एक्शन. ये एक्शन के बारे में बात करता है, मतलब हमको किसी चीज के खिलाफ एक्शन लेना है. नाउ किसके खिलाफ? फाइनेंशियल. सो इट टॉक्स अबाउट द एक्शन वी टेक अगेंस्ट फाइनेंसेस. अब कौन से फाइनेंसेस? वो फाइनेंसेस जो एक कंट्री अपने सही डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए नहीं लगा रही है. मतलब ऐसे फाइनेंसेस जो आप मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, उन चीज़ों में आप इंक्लूड कर रहे हैं. अगर हम FATF की बात करें तो ये कब बना था? इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1989. नाउ इम्पॉर्टेंटली बाय हाउ मेनी कंट्रीज? इट वॉज बाय G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. नाउ P5
योर G6, G7, G8, G10, D10, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें या मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें। एंड जिनको नहीं पता है G7 कंट्रीज़ के बारे में, प्लीज़ पढ़ें, बिकॉज G10 इज़ वेरी मच इन न्यूज़। ओके, सो ये 1989 में बाय द G7 कंट्रीज ये बना था। अब ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है वो इसको साइन करती हैं और फिर उनके गवर्नमेंट के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करती है। फाइन। Where are the headquarters? Headquarters are important. The headquarters are not at Geneva. The headquarters are at Paris, France. तो आप ये याद रखें कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके। द हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस, फ्रांस। नाउ व्हाट डज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डील विद? इट डील्स विद नंबर 1 कॉम्बैटिंग। कॉम्बैट क्या हो गया? लड़ना। किसके खिलाफ? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। गलत काम में जो पैसा लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग, हेरा फेरी करना पैसे का, उसके खिलाफ। नाउ जब ये 1989 में जब ये बना था, उस टाइम पे योर ओनली ऑब्जेक्टिव वाज मनी लॉन्ड्रिंग, बट लेटर ऑन आई डोंट, मुझे पूरा एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आप लोग इसको रिकन्फर्म कर लेना, बट आई थिंक 2001 में एक नया इसमें क्लॉज डाला गया था, ऑब्जेक्टिव डाला गया था, दैट वाज टेरर फंडिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, सो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग ये लेटर ऑन, सो 1989 में जब ये बना उस टाइम पे द ओनली ऑब्जेक्टिव वाज मनी लॉन्ड्रिंग, बट 2001 में प्लीज रिकन्फर्म इट, उसके बाद ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए भी इसको जो है ऑब्जेक्टिव में आपका FATF आ गया। नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? एट प्रेजेंट देयर आर 39 मेंबर्स, जिसमें आपके P5 नेशंस आर इंक्लूडेड। ठीक है, सो आपके P5 नेशंस जो है ऑल आर इंक्लूडेड। इसी के ही साथ यहाँ पे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो काम करती हैं, दैट इज नंबर 1 गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन ग्रुप, यूरो ग्रुप, यूरोजोन, यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट, उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी होलली एंड सोलली ऑन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जो 6 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्रेक्जिट जो हाल ही में जनवरी 2021 में फाइनली हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स गल्फ कॉर्पोरेशन के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। बट एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखिए, FATF में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, किसी रीजन को बिलोंग करती हैं। पहला आ गया गल्फ कॉर्पोरेशन, ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, एंड यूरोपियन कमीशन, जिसमें ऑब्वियसली आपके यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। नाउ इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया इसका फुल मेंबर कब बना? इंडिया इसका फुल मेंबर बनता है 2010 में। ठीक है, सो इन 2010 इंडिया बिकेम इट्स फुल मेंबर, और ऐसी 2 कंट्रीज जो इसका ऑब्जर्वर कंट्रीज है वो कौन कौन सी है? नंबर 1 सऊदी अरबिया एंड इजराइल। सो इजराइल एंड सऊदी अरबिया आर इट्स 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज। नाउ व्हेन आई सेड कि FATF इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूज़ में भी रहा है, उसका ये मतलब, उसका ये रीज़न था कि अभी लेटेस्ट अक्टूबर 2020 में इनिशियली, नाउ FATF की 2 तरीके की लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट होती है आपकी FATF ब्लैक लिस्ट, ठीक, एक होता है आपका FATF ग्रे लिस्ट। नाउ ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जिनका काम खराब हो चुका है, मतलब कहने का मतलब कि बहुत बुरी हालत में ये कंट्रीज जो है, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई हैं, ये टेरर फंडिंग में लगी हुई हैं, वो आती है आपकी ब्लैक लिस्ट में, और इनको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं? कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन। सो मतलब नाउ इट इज टाइम दैट वी ऑल गेट ऑन टू एक्शन, और अब जो है इनका कंट्रीज का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। वेयर एज ग्रे लिस्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिडिक्शन, मतलब इसको जो ये काम कंट्री कर रही है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है। लेकिन वो कड़ी नज़र कौन रखेगा? वो कड़ी नज़र जो है FATF नहीं रखेगा, वो कड़ी नज़र कंट्री को खुद रखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और
ब्लैक लिस्ट के केस में FATF, नॉट FATF, यूनाइटेड नेशंस खुद जो है कड़ी नजर रखता है, जबकि ग्रे लिस्ट में आपको प्लान ऑफ एक्शंस बताया जाता है कि आपको ये पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स फॉर प्लान ऑफ एक्शन, और आपको उन चीज़ों को फुलफिल करना है। अगर आप उन चीज़ों को फुलफिल करेंगे सो वी विल टेक यू आउट फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। ठीक है, अब हाल ही में पाकिस्तान को वापस से बोला गया है कि आपको ग्रे लिस्ट में ही रहना है। कब तक? Until February 2021। तो February 2021 तक पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही डाला गया है। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया कब था? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया था जून 2018 में। सो जून 2018 में जून 2018 में जो पाकिस्तान था वो FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया था, और अभी भी उसको वापस 2019 में वापस रिव्यू किया गया, फिर उसको बोला गया कि उसको और थोड़ा टाइम रहना, फिर अक्टूबर में वापस रिव्यू किया गया, और फाइनली कहा गया कि फरवरी 2021 तक यू स्टिल हैव टू स्टे इन द FATF ग्रे लिस्ट। नाउ FATF ग्रे लिस्ट में आने से नुकसान क्या है? नाउ एक तो आपके इज्जत का भी तो खराब होगी ना, आपकी इज्जत, चलो वो तो डिफरेंट चीज़ आ गई, बट FATF जो है अगर आपको ग्रे लिस्ट में डालता है, मतलब आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, आपका जो यूरोपियन बैंक्स है, उसमें आपकी जो इमेज है ना, उसमें डिग्रेडेशन आ जाता है। मतलब कल को अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन बहुत मुश्किल से मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आपको लोन मिल रहा है तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मिलेगा। जो रिस्क रिडक्शन वाली आपकी जो कंपनीज होती हैं, जो आपकी रेटिंग, रिस्क रेटिंग्स देती हैं आपकी, उसमें आपका जो है बहुत हाई लेवल चला जाएगा कि आप बहुत रिस्की, अगर आप इन कंट्रीज में पैसा लगाएंगे तो जिससे ओवरऑल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नुकसान होता है। तो जिसके करके पाकिस्तान जो है अभी भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। फाइन, और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आए, इससे पहले भी 2 बार पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में आया, आई थिंक 2011 में और 2015 में। सो 2011 और 2015 में ऑलरेडी जो पाकिस्तान है ग्रे लिस्ट में आ चुका था और फिर वापस निकल गया था, और फिर 2018 में अगेन ग्रे लिस्ट में आया है, एंड ऑफ कोर्स अब फरवरी 2021 तक तो उसको रहना ही रहना है। ठीक, so this was about your FATF. Last organization for today is Organization for Prohibition of Chemical Weapons. As the name suggests, ये किसको प्रोहिबिट करता है? ऑब्वियसली केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिट करने की ये बात करता है। सो इसका मेन क्या है? एजेंडा यही है कि जितने भी केमिकल वेपन्स हैं उनको हम रोक लगाएं, और उनसे कोई भी जो बड़ा एक समथिंग विच कैन लीड टू सम डिजास्टर वैसा नहीं होना चाहिए। नाउ 1997 में ये फोर्स में आया था, एंड वे आर दी हेडक्वार्टर्स। आपको इसके हेडक्वार्टर्स ही याद रखना है, नथिंग मोर। 2 चीज़ें आपको इसकी याद रखनी है। नंबर 1 इज हेडक्वार्टर्स, कहाँ पे है? जैसे आपके ICJ का हेडक्वार्टर था जहाँ पे, वहीं पर ही आपके केमिकल वेपन की जो प्रोहिबिशन की ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर है, दैट इज हेग, नीदरलैंड्स। सो इसका हेडक्वार्टर्स इज एट हेग, नीदरलैंड्स। एंड एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, और आप एक ये पॉइंट याद रखें कि 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज के साथ भी अवार्ड दिया गया है। सो 2013 में नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू योर ऑर्गेनाइजेशन for the prohibition of chemical weapons. Fine. So this was all about today. In the next lecture, we are going to talk about European Union and Brexit. Thank you and have a nice day.